हेलो एंड वेलकम टू ट्रिपल एस क्लासेस। होप यू ऑल आर ग्रेट। हमने जो आपका जेएसए का सिलेबस स्टार्ट किया था उसके यहाँ ऑलरेडी हमने 2 लेक्चर्स दिए थे, जिसमें हमने मेजर सबसेट टेंडेंसी का जो पोर्शन है वो डिस्कस किया था। उसके बाद क्वार्टाइल्स डिस्कस किए थे। आज का जो लेक्चर है वो है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। ये आपके जेएसए के सिलेबस में मेंशन है और जो भी जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के लिए जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है उनके लिए ये 2 टॉपिक्स जो है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, उसके बाद इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन, ये 2 टॉपिक्स उनके सिलेबस में मेंशन है। हम इन 2 टॉपिक्स को पढ़ेंगे। मैंने आपसे कहा था कि हम आपका जो सिलेबस है कुछ दिनों में ही कंप्लीट करेंगे, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से जो जहाँ पे मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मैं जो आपके लिए लेक्चर्स है रिकॉर्ड नहीं कर पाया और कुछ स्टूडेंट्स ने मेरी खैर खबर पूछी, उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। लेकिन बहुत सारे तो भूल ही गए थे। हमें तो ये पता चला कि इसी से जान गए हम कि वक्त बदलने लगे। मैं थक के छाँव में बैठा तो पेड़ चलने लगे, मैं दे रहा था सहारा तो एक हजूम में था, जो गिर पड़ा तो सभी रास्ता बदलने लगे। बहरहाल हम तो अपना काम करते रहेंगे। हाँ, और मैंने जो आपको स्टार्ट किया था, आई बिलीव इन कंप्लीट प्रोफेशनलिज्म। आप देखेंगे एफए में जो हमने सिलेबस स्टार्ट किया था एक कंप्लीट फ्लो के साथ हमने वो कंप्लीट किया स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस। आप देख लीजिए मार्केट में कहीं पे भी मैंने जो आपको पढ़ाया आप कहीं से भी एमसीक्यूज ट्राई कर लीजिए। मुझे नियर अबाउट 50 to 60% स्टूडेंट्स के जो टेक्स्ट्स आते हैं वो मुझे कहते हैं कि सर हम जो एमसीक्यूज ट्राई करते हैं किसी भी सोर्स से तो हमें कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है। और एक बात यह है कि मुझे अपनी ब्रांडिंग करनी नहीं आती है, अपने एडवर्टीजमेंट्स नहीं करने आते हैं, लेकिन उस वजह से कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि सर पता नहीं सर ने कैसा पढ़ाया कैसा नहीं पढ़ाया। लेकिन आप कहीं से भी उठा के देख लीजिए, अगर आपको मेरा मटेरियल, मेरा कंटेंट, मेरा पढ़ाने का ढंग सही लग रहा है तो तब मुझे फॉलो करें। मैंने पहले दिन भी आपको कहा, मैंने आपको बार बार इस चीज़ के लिए तलकीन किया, अगर आपको कोई लगता है कि मुझसे बेहतर पढ़ाता है डेफिनेटली यू कैन शिफ्ट टू दैट सोर्स। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और एक चीज़ ये है कि हमारे जो इसमें 2 टॉपिक्स रह रहे हैं ये हम कुछ दिनों में कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, इसके बाद जेएसए का भी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद आपका जो एमसीक्यूज़ का मुझे पूछ रहे हैं स्टैटिस्टिक्स का, इसके लिए हम एक क्वेश्चन बैंक लेके आ जाएंगे आपके लिए। कुछ 100 से 200 के बीच कुछ एमसीक्यू सेट बनाएंगे, तो जिनको आप अपने तरफ से जो है प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आपके लिए लेके आ जाएंगे, लेकिन थोड़ी सी मोहलत के बाद। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। ये जो कोरिलेशन एंड रिग्रेशन टॉपिक है, अगर आप देखेंगे इस टॉपिक को, ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है और अगर हम इसको पढ़ने लग जाएंगे तो इसमें बहुत टाइम लगेगा। लेकिन आपके सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो कैटेगोरिकली मेंशन किया गया है कॉन्सेप्ट एंड सिंपल एप्लीकेशंस। तो आपने इसका कॉन्सेप्ट पढ़ना है और उसके सिंपल एप्लीकेशंस पढ़ने हैं। क्लियर। और इसके इर्द गिर्द जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट की टर्म्स होंगे, उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे, लेकिन ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे हम न्यूमेरिकल पोर्शन में, क्योंकि वो यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है आपके सिलेबस में। ठीक। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं कोरिलेशन क्या होता है। देखिए, कोरिलेशन जो है इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल r से। ठीक है, कोरिलेशन होती है रिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल्स। जैसे हम क्वालिटेटिव डेटा में मैंने आपको बताया था, हमने यूल्स कोफिशिएंट पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था 2 एट्रीब्यूट्स, क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स के दरमियान अगर हमने एसोसिएशन देखना है तो हम किस तरह से देखते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास 2 क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स होंगे तो उन 2 क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स के दरमियान किस तरह का रिलेशन है, किस डिग्री का रिलेशन है, अगर हम उसको मेजर करेंगे तो उसी को हम कहते हैं कोरिलेशन। ठीक है, तो ये देखेंगे डेफिनेशन क्या कहती है। स्टैटिस्टिकल टेक्निक विच इज यूज्ड टू मेजर द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। 2 क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स के दरमियान अगर हम देखेंगे कि कितना जो है रिलेशन है, किस जो लेवल का रिलेशन है, उस डिग्री को अगर हम मेजर करेंगे स्टैटिस्टिकल टेक्निक से, उस स्टैटिस्टिकल टेक्निक को हम कहते हैं कोरिलेशन, जिसको हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं। क्लियर। देख लीजिए, यहाँ पे मैंने आपके लिए एक नंबर लाइन यहाँ पे ड्रॉ की है। इसको देख के आपको बहुत सारी चीज़ें याद आ जाएंगे कि पीछे हम जो हमने यूल्स में पढ़ा था वो आपको यहाँ के साथ यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप उनको देख लीजिए, ये आपको फिर से अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। देख लीजिए, यहाँ जो हमारा कोरिलेशन का कोएफिशिएंट है और इसका जो वैल्यू है वो लाई करता है बिटवीन +1 एंड -1। ठीक है, यानी कि या तो r का वैल्यू -1 हो सकता है, या तो +1 हो सकता है, या -1 और +1 के बीच जितने भी वैल्यूज आते हैं
इसका वैल्यू वहाँ पे हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, इससे कम नहीं हो सकता है। क्लियर? देख लीजिए, वही मैंने यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रा किया है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू जो आर का हो सकता है वो +1 हो सकता है, और जो मिनिमम वैल्यू है वो -1 हो सकता है। क्लियर? देख लीजिए, यहाँ पे हमने 0 सेंटर में ड्रा किया, तो 0 से +1 तक वैल्यू हो सकता है, या 0 से -1 तक वैल्यू हो सकता है कोरिलेशन कोफिशिएंट का। देख लीजिए, अगर आपका वैल्यू, इसको अच्छी तरह से आपने देखना है, इसको आप यूलस के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, यूलस में मैंने आपको पढ़ाया था, उसको मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया ताकि ये अच्छी तरह से आपको याद रहे, और अगर आप यूलस में भी इसको यूज़ करना चाहते हैं, यूलस में भी यूज़ कर सकते हैं। देख लीजिए, अगर आपका वैल्यू जो है वो 0 से 0.25 तक है, तो इसको हम कहते हैं लो डिग्री कोरिलेशन। क्लियर? 0 से लेकर 0.25 तक अगर वैल्यू आता है आपके कोरिलेशन कोफिशिएंट का, तो इसको हम कहते हैं लो डिग्री कोरिलेशन, यानी कि कोरिलेशन तो है, रिलेशनशिप है, लेकिन कम है। क्लियर? देख लीजिए, यहाँ पे अगर हम देखेंगे 0 से 0.25 हो, या 0 से -0.25 हो, अगर माइनस होगी तो नेगेटिव कोरिलेशन, अगर प्लस होगी तो पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन आपको पता है, पॉजिटिव यानी कि दोनों वेरिएबल्स एक साथ इंक्रीज करते हैं, या दोनों वेरिएबल्स एक साथ डिक्रीज करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नेगेटिव कोरिलेशन आपको पता है, नेगेटिव कोरिलेशन क्या है, एक इंक्रीज करता है तो दूसरा डिक्रीज करता है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में दोनों वेरिएबल्स जाते हैं। अगर 0 से 0.25 तक है, चाहे पॉजिटिव साइड में या नेगेटिव साइड में, उससे हम कहते हैं लो डिग्री कोरिलेशन। पॉजिटिव साइड में होगा तो उससे हम कहेंगे लो डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव साइड में जाएगा तो उससे हम कहेंगे लो डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट है हमारा, अगर 0.25 से 0.75 तक आपका वैल्यू आता है कोरिलेशन कोफिशिएंट का, तो इसको हम कहते हैं मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन। और अगर यहाँ नेगेटिव साइड में आपका -0.25 से -0.75 तक वैल्यू आता है, इसको कहते हैं हम मॉडरेट डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन, इंक्लूडिंग दीज वैल्यूज ऑल्सो। ठीक है, -0.75 भी इसमें आता है, और माइनस जो है 0.25 भी इसमें आता है। क्लियर? और इनके दरमियान अगर वैल्यू आ जाता है, उससे हम कहेंगे मॉडरेट डिग्री कोरिलेशन। नेगेटिव साइड में आता है तो मॉडरेट डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन, और प्लस वैल्यू आता है तो उसको हम कहेंगे मॉडरेट डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। क्लियर? ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है, आपको इसमें बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, अगर आपका वैल्यू आप 0.75 से 0.9 तक आता है, इसको हम कहते हैं फेयरली हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन, या आप नॉर्मली इसको कहते हैं फेयरली हाई डिग्री कोरिलेशन। ठीक है, पॉजिटिव साइड में होगा तो फेयरली हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव साइड में होगा तो इसको हम कहेंगे फेयरली हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन। देख लीजिए, कहीं कहीं किसी बुक्स में आप इसको देखेंगे, इसको कई कुछ बुक्स सफिशेंटली हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन भी कहेंगे, कुछ बुक्स इसको कहेंगे सिग्निफिकेंटली हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन, कुछ बुक्स इसको कहेंगे फेयरली हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन। इसी तरह यहाँ पे भी इसको कह सकते हैं सफिशेंटली हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन, सिग्निफिकेंटली हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन, या फेयरली हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, तो ये तीनों कीवर्ड्स आप इसके लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो अपने क्रक्स पकड़ना है वो ये है, इसको कहते हैं हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन या हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन, अगर पॉजिटिव साइड में हो या नेगेटिव साइड में हो। क्लियर? चलिए, अगर आपका वैल्यू जो है वो 0.9 से लेकर -1 तक आता है, या 0.9 से लेकर +1 तक आता है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं वेरी हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन या वेरी हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। क्लियर? तो आपने ये चीज़ें याद रखना है, 0 से 0.25 तक लो डिग्री, 0.25 से 0.75 तक मॉडरेट डिग्री, और 0.75 से 0.9 तक इसको हम कहते हैं फेयरली हाई डिग्री कोरिलेशन, और 0.9 से +1 तक या 0.9 से -1 तक इसको हम कहते हैं वेरी हाई डिग्री कोरिलेशन। आपने याद रखना है। बाकी पॉजिटिव नेगेटिव आपको पता चलेगा, जब आपका वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा तो नेगेटिव बनेगा, जब आपका वैल्यू कोफिशिएंट का पॉजिटिव आता है तो इसको आप पॉजिटिव कोरिलेशन कह सकते हैं। लेकिन अगर आपके कोरिलेशन कोफिशिएंट का वैल्यू जो आता है 0, तो इससे हम कहते हैं नो कोरिलेशन, यानी कि इन दो वेरिएबल्स के दरमियान कोई रिलेशन नहीं है, इसको हम कहते हैं नो कोरिलेशन।
क्लियर। अगर +1 आता है तो इसको हम कहेंगे परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन, अगर -1 आता है इसको हम कहेंगे परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन। यूल्स में हमने पढ़ा है, आप इसी को याद रख लीजिए, यूल्स में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैंने इसको हर एक वैल्यू को अच्छी तरह से यहाँ पे डिनोट किया है। क्लियर। चलिए, ये था किस तरह से हम कोरिलेशन देखते हैं, डिग्री ऑफ कोरिलेशन दो वेरिएबल्स के दरमियान। ये बार आपने याद रखना है, इस नंबर लाइन से आपको सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए, नेक्स्ट है हमें देखना है कोरिलेशन कितने तरीके की होती है। पहला हमारे पास पॉजिटिव कोरिलेशन। मैंने आपको बताया अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स होंगे ए एंड बी, ये दो वेरिएबल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, यानी कि अगर ए बढ़ता है तो बी भी बढ़ जाता है। ठीक है, अगर ए इंक्रीज होता है तो बी भी इंक्रीज होता है, अगर ए डिक्रीज होता है तो बी भी डिक्रीज होता है। ये एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, यानी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे से, एक दूसरे पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इनको हम कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। चलिए डेफिनेशन देखते हैं। इफ द टू वेरिएबल्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ठीक है, अगर दो वेरिएबल्स डायरेक्टली एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे, यानी कि एक बढ़ जाएगा दूसरा भी बढ़ जाएगा, जो है डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है, अगर एक कम होता है तो दूसरा भी कम होता है, तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। एग्जाम्पल से देखते हैं, वन इंक्रीजेज अनदर इंक्रीजेज टू, एंड वन डिक्रीजेज अनदर डिक्रीजेज टू। अगर एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, अगर एक कम होता है तो दूसरा भी कम होता है। एग्जाम्पल से देखेंगे, अगर प्राइस बढ़ता है तो कंपनी की जो सप्लाईज है वो भी बढ़ जाती है, अगर प्राइस कम होता है तो कंपनी की जो सप्लाईज है वो भी कम हो जाते हैं। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा इन्फ्लेशन वगैरह कंट्रोल करने के लिए किस तरह से चीज़ें जो है हैंडल की जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि प्राइस बढ़ जाता है तो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, सप्लाई ज़्यादा बढ़ाती है, और अगर प्राइस कम होता है तो सप्लाईज भी कंपनी की तरफ से कम हो जाती है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन होता है जब एक वैल्यू जो एक वेरिएबल जो हमारे पास है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा दूसरे वेरिएबल के। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि एक बढ़ जाता है तो दूसरा घट जाता है, एक घट जाता है तो दूसरा बढ़ जाता है। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में नहीं जाते हैं। तो उन वेरिएबल्स को जो एक दूसरे पे जो है अपोजिट इफेक्ट डाल देते हैं, उन्हें हम कहते हैं, उनके दरमियान जो रिलेशनशिप होती है उनको हम कहते हैं अपोजिट रिलेशन, या उसको हम कह सकते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, अपोजिट्स ऑलवेज अट्रैक्ट। चलिए, तो ये डेफिनेशन देखते हैं हम इसकी। तो इफ टू वेरिएबल्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट जाते हैं, टू ईच अदर, दैट इज वन इंक्रीजेज, अगर एक बढ़ जाता है तो अदर डिक्रीजेज, एंड वाइस वर्सा, वन डिक्रीजेज एंड अदर इंक्रीजेज। ठीक है, तो एक दूसरे पे अपोजिट इफेक्ट डालते हैं, इन्हें हम कहते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, जो मैं करता हूँ वो दूसरा बंदा नहीं करता है, जो दूसरा बंदा करता है मैं वो नहीं करता हूँ, तो इनको हम कहते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक, देख लीजिए, हम हमारे पास यहाँ एग्जांपल है प्राइस एंड डिमांड। अगर प्राइसेस बढ़ जाते हैं ज़्यादा तो डिमांड चीज़ों की कम हो जाती है। आपने देखा होगा मार्केट में अगर कुछ चीज़ों की जो प्राइसेस बढ़ जाती हैं तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, प्राइसेस कम हो जाते हैं तो लोग दौड़ जाते हैं, डिमांड्स बढ़ जाते हैं। क्लियर, तो इनको हम कहेंगे नेगेटिव कोरिलेशन, ये एक दूसरे के अपोजिट है। नेक्स्ट है हमारे पास एक और टाइप का कोरिलेशन जिसे हम कहते हैं लीनियर कोरिलेशन। लीनियर कोरिलेशन क्या होता है? रेशियो ऑफ द चेंज इन द टू वेरिएबल्स रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट। अगर हम चेंज जो देखेंगे वेरिएबल्स में, दो वेरिएबल्स में हमारे पास दो वेरिएबल्स है, एक एक्स है एक वाई है, अगर इनमें हम चेंज देखेंगे, फॉर एग्जांपल एक्स में जो चेंज आया उसको हम डेल्टा एक्स से मेंशन करेंगे, और वाई में जो चेंज आया, चेंज मतलब यानी कि बढ़ा या कम हुआ इस वेरिएबल में कोई वैल्यू, तो उसको हम डेल्टा एक्स से डिनोट करते हैं। वाई में अगर कोई वैल्यू बढ़ जाता है, कुछ वैल्यू बढ़ जाता है या कम हो जाता है, जो इसमें चेंज आया उसको हम डेल्टा वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इन दो के चेंजेस को अगर हम रेशियो निकालेंगे उस, ठीक है, अगर ये कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट तो इसको हम कहते हैं लीनियर कोरिलेशन। क्लियर। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं आपको, अगर हमारे पास एक्स एक वेरिएबल है, ठीक है, एक्स एक वेरिएबल, प्राइस फॉर एग्जांपल प्राइस हमारे पास है, प्राइस हमारे पास 20% से बढ़ जाता है और हमारे जो डिमांड्स है वो 10% से बढ़ जाते हैं। ठीक है, इस तरह से हम देखेंगे। अगर हम देखेंगे इसमें जो चेंज है वो 20% आया, इसमें जो चेंज आया वो 10% आया। देख लीजिए, इसका रेशो निकालते हैं 20/10 विच इज इक्वल टू 2। क्लियर। अच्छा, ये हमारे पास आया इन दोनों के रेशो का वैल्यू। अगर हम देखेंगे थोड़ी टाइम के बाद अगर हम दोबारा चेक करेंगे तो ये 40% से इंक्रीज़ हो गया और ये 20% से इंक्रीज़ हो गया।
ठीक है। तो ये 21 ज़ा 22 ज़ा 40, फिर से आपका रेशो 20 आया। यानी कि ये जो चेंज रहता है इन वेरिएबल्स के दरमियान, जो चेंज रहता है, अगर इनका रेशो हम निकालते हैं तो वो कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट, हर बार वो कांस्टेंट ही रहता है, वो चेंज नहीं होता है। रेशो की मैं बात कर रहा हूँ, रेशो ऑफ द चेंज, तो वो अगर कांस्टेंट रहता है उसको हम कहते हैं लीनियर कोरिलेशन। क्लियर। अच्छा, इसी का अपोजिट है कर्वलीनियर कोरिलेशन। कर्वलीनियर कोरिलेशन क्या होता है, अगर यही रेशो हमारे पास है, ये चेंज अगर होता है, अगर इसका रेशो हम निकालेंगे तो ये थ्रू आउट कांस्टेंट नहीं रहता है, बल्कि ये वेरी होता है, उसको हम कहते हैं कर्वलीनियर कोरिलेशन। क्लियर। यानी कि अगर प्राइसेस बढ़ जाते हैं 20% से, तो पहली बार जो डिमांड बढ़ा वो 10% से बढ़ा, लेकिन नेक्स्ट बार जब प्राइसेस बढ़े 40% से, तो इस बार डिमांड जो है वो भी 10% ही रहा। अगर आप इसका रेशो निकालेंगे, ये 2 आपका बनता है, ये आपका 4 बनता है। तो ये आपका जो है चेंज का जो रेशो आपने निकाला, ये कांस्टेंट नहीं रहा, इसको हम कहते हैं कर्वलीनियर कोरिलेशन। क्लियर, समझ आई ये दोनों चीज़ें। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट जो है टाइप ऑफ कोरिलेशन वो है सिंपल कोरिलेशन। सिंपल कोरिलेशन क्या होता है, व्हेन रिलेशनशिप इन बिटवीन ओनली 2 वेरिएबल्स इज स्टडीड। अगर हम खाली दो ही वेरिएबल्स का जो रिलेशनशिप है उसको स्टडी करते हैं, उसको हम कहते हैं सिंपल कोरिलेशन। खाली 2 वेरिएबल्स की जब हम स्टडी करते हैं, उनके रिलेशनशिप के बारे में जानते हैं, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप को मेजर करते हैं, लेकिन खाली 2 वेरिएबल्स को कंसिडरेशन में लेते हैं, उसको हम कहते हैं सिंपल कोरिलेशन। फॉर एग्जांपल प्राइस एंड सप्लाई की बात करेंगे हम, तो ये हमारे पास 2 ही वेरिएबल्स हैं, तो इसको हम कहेंगे सिंपल कोरिलेशन। इसके बाद हमारा पास नेक्स्ट टाइप ऑफ कोरिलेशन जो रहता है वो है पार्शियल कोरिलेशन। पार्शियल कोरिलेशन को आपने समझना है, व्हेन रिलेशनशिप बिटवीन मोर देन 2 वेरिएबल्स। यहाँ पे 2 ही वेरिएबल्स नहीं होते हैं, बल्कि 2 से जायद होते हैं, 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं। उनकी अगर हम जो स्टडी करेंगे रिलेशनशिप, उसको हम कहते हैं पार्शियल कोरिलेशन। ठीक है, देख लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास 3 वेरिएबल्स है ए बी सी, तो यहाँ पे हमारे पास इसको हम कहेंगे पार्शियल कोरिलेशन। लेकिन पार्शियल कोरिलेशन कब हम कहते हैं इसको, यहाँ पे एट अ टाइम हम 2 की ही रिलेशनशिप स्टडी करते हैं, और हम कंसिडरेशन में लेते हैं जो तीसरा हमारे पास वेरिएबल है, या 2 से ज़्यादा जो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, ये 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, कुछ भी नंबर हो सकता है इनका, लेकिन हम कंसिडर करते हैं 2 ही का रिलेशन, और बाकी जो रहते हैं इनको हम कंसिडर करते हैं ये कांस्टेंट है। ठीक है, ये वेरी नहीं होते हैं। हमारे पास 2 से वेरिएबल, अगर खाली 2 वेरिएबल्स होंगे तो दोनों को कंसिडरेशन में लेंगे, तो उसको हम कहेंगे सिंपल कोरिलेशन। लेकिन 2 से जायद होंगे, 3 4 5 कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ पे हम 2 ही को स्टडी करते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा जितने भी होंगे उनको हम कंसिडर करते हैं ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो हमने 2 को ही प्रेफरेंस दिया, बाकी को छोड़ दिया, इनको कांस्टेंट हमने एज्यूम किया, तो ये पार्शलिटी हुई कि नहीं, ठीक है, बायसिंग हुई कि नहीं, तो इसको हम कहते हैं पार्शियल कोरिलेशन। ऐसे याद रहेगा आपको, इन 2 को स्पेशल ट्रीटमेंट मिला, इन बेचारों को छोड़ दिया गया, तो ये पार्शलिटी हुई कि नहीं, इसलिए इसको कहते हैं पार्शियल कोरिलेशन। हमारे पास 2 से जायद वेरिएबल्स तो थे, लेकिन खाली 2 ही वेरिएबल्स को कंसिडरेशन में लिया गया, इसको हम कहते हैं पार्शियल कोरिलेशन। क्लियर, अब डेफिनेशन पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है आपको। व्हेन रिलेशनशिप बिटवीन मोर देन 2 वेरिएबल्स स्टडीड वायर in 2 variables are taken in consideration and others are assumed to be constant. क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीपल कोरिलेशन। मल्टीपल कोरिलेशन क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन मोर देन 2 वेरिएबल्स इज स्टडीड बट ऑल आर टेकन इन कंसिडरेशन। ठीक है, जैसे जो हमने पार्शियल कोरिलेशन पढ़ा, उसमें भी हमारे पास 2 से जायद वेरिएबल्स थे, लेकिन वहाँ पे 2 का ही रिलेशनशिप स्टडी किया जाता था और बाकी को कंसिडर किया जाता था, ये कांस्टेंट है। लेकिन मल्टीपल कोरिलेशन में सभी को कंसिडरेशन में लिया जा रहा है, और इनके रिलेशनशिप देखी जा रही है, किस डिग्री की रिलेशनशिप है, इसको हम कहते हैं मल्टीपल कोरिलेशन। यहाँ पे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होता है, यहाँ पे कोई पार्शलिटी नहीं होती है, सभी वेरिएबल्स को कंसिडरेशन में लिया जाता है, इसको कहते हैं हम मल्टीपल कोरिलेशन। क्लियर गाइज। चलिए, ये थे कुछ टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, हो सकता है इनमें से क्वेश्चन पूछा जाए। नेक्स्ट हमारे पास जो ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, इसको फाइंड करने के लिए, 2 वेरिएबल्स के दरमियान कोरिलेशन फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या क्या टेक्निक्स है, कौन कौन से मेथड्स हैं हमारे पास। पहला जो हमारे पास मेथड है वो है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से हम जो है रिलेशनशिप देख सकते हैं 2 वेरिएबल्स के, लेकिन हम एक रफ आइडिया लगा सकते हैं। एग्जैक्ट रिलेशनशिप हम इसको इसमें नहीं देख सकते हैं, एग्जैक्ट मेजर हम नहीं देख सकते, एग्जैक्ट न्यूमेरिक वैल्यूज़ हमारे पास नहीं आते हैं, बल्कि हम एक रफ जो है आइडिया लगाते हैं। ये जो ग्राफिकल मेथड है, यहाँ पे हम यहाँ पे डायग्राम ड्रा करते हैं रिलेशनशिप्स का, और जिसको हम कहते हैं स्कैटर्ड डायग्राम।
ठीक है। स्कैटर डायग्राम्स के बारे में हम पढ़ेंगे। और इसके बाद हमारे पास और भी मेथड्स हैं जहाँ पे ग्राफिकल मेथड नहीं हो बल्कि हम एल्जेब्रिक जो मेथड्स हैं टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जिसमें हमारे पास कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जिसको आप कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी कह सकते हैं, लेकिन पहली बार कार्ल पियर्सन ने ही इसका कॉन्सेप्ट दिया, इसलिए कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इसके नाम से ये मशहूर है। दूसरा है हमारे पास रैंक कोरिलेशन को, ठीक है, रैंक कोरिलेशन को कभी कभी हम सुपरमैन रैंक कोरिलेशन भी कहते हैं, ये याद रखिए। रैंक कोरिलेशन हो या सुपरमैन रैंक कोरिलेशन हो, ठीक है, ये भी हमारे पास एक टेक्निक है जिससे हम मेजर करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। और तीसरा हमारे पास कॉन्करेंट डिविएशन मेथड है, ठीक है। ये सभी हमने नहीं पढ़ने हैं, लेकिन इनका थोड़ा सा रफ आइडिया हम लेंगे ताकि अगर एग्जाम में कुछ इसके बारे में पूछा गया तो हम उसका जो है आंसर कर सकते हैं। लेकिन आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है खाली कॉन्सेप्ट, इसलिए हम ज़्यादा डीप भी नहीं जाएंगे। पहला जो हमारे पास है, जो मैंने आपको बताया, पहला टेक्निक जिससे हम देख सकते हैं कि दो वेरिएबल्स के दरमियान किस तरह का रिलेशन है, वो है हमारे पास ग्राफिकल टेक्निक या ग्राफिकल मेथड। और इसमें हम पढ़ते हैं स्कैटर डायग्राम। देख लीजिए, हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई। अगर आप देखेंगे, हम इनको जो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, हम इनको दो एक्सीज में ड्रा करते हैं, एक में एक्स एक्सीज में एक वेरिएबल को और वाई एक्सीज में दूसरे वेरिएबल को, ठीक है। अगर आप देखेंगे ये जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट्स जो ड्रॉ किए गए हैं, अगर हम इनको जो है कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ये एक लाइन अगर हम ड्रा करेंगे यहाँ से, तो ये जो पॉइंट्स है ये इसके इर्द गिर्द ही पड़ते हैं, ठीक है। यानी कि x का वैल्यू यहाँ पे ये है और y का वैल्यू ये है, ठीक है, और x का वैल्यू यहाँ पे ये है और y का वैल्यू ये है, ठीक है। तो ये इसके इर्द गिर्द ही, इस लाइन के इर्द गिर्द ही पड़ते हैं। अगर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस रिप्रेजेंटेशन का, ये जो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन बनता है, इस तरह से जो रिप्रेजेंटेशन हमारे पास बनता है, देख लीजिए, इस तरह से ये पॉइंट्स हमारे पास इस तरह आते हैं। एक लाइन ड्रा करते हैं तो ये इस लाइन के आसपास ही बढ़ते हैं। ये लाइन अगर इस तरह से इसका स्लोप अपवर्ड्स हो तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। मैंने आपको पहले ही बताया, हमारे पास यहाँ पे कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं आता है, बल्कि हम एक रफ आइडिया लगाते हैं कि पॉजिटिव कोरिलेशन है, नेगेटिव कोरिलेशन है, ज़्यादा कोरिलेशन है कि कम कोरिलेशन है, हम लगा सकते हैं अंदाज़ा, लेकिन न्यूमेरिक वैल्यू हमारे पास नहीं होता है स्कैटर डायग्राम्स में, ठीक है। अच्छा, अगर हमारे पास अब दो वेरिएबल्स जो है, उनका जो हमारे पास इस तरह से स्कैटर डायग्राम, ये जो इनके पॉइंट्स हम ड्रा करते हैं तो इस तरह से आता है। अगर हम एक लाइन ड्रा करेंगे, वो इस तरह से ड्रा होगी, ठीक है। तो देखेंगे, इसको हम कहते हैं, ये इसका स्लोप डाउनवर्ड्स है, ठीक है। यानी कि एक बढ़ जाता है, एक का वैल्यू बढ़ जाता है, दूसरे का कम हो जाता है, ठीक है। एक्स का बढ़ जाता है और इसका कम हो जाता है। अगर आप देखेंगे, इसका कम हो जाता है, वाई का जो वैल्यू है वो कम हो जाता है। मैंने आपको बताया, जब एक का कम हो जाता है, जिस दूसरे का बढ़ जाता है, अपोजिट रिलेशन हो, तो ये हमारे पास नेगेटिव कोरिलेशन हो। और इस ग्राफ से भी, ये जो लाइन डाउनवर्ड स्लोप है ना इसका, इससे भी आपको अंदाज़ा हो सकता है कि ये हमारे पास नेगेटिव कोरिलेशन है। क्लियर? चलिए, तीसरा हमारे पास, अगर ये जो स्कैटर्ड हमारे पास पॉइंट्स थे, अगर ये पॉइंट्स डायरेक्टली एक ही लाइन में आते हैं, ठीक है, ये हमने ड्रा किया एक्स के पॉइंट्स और वाई के पॉइंट्स, ठीक है। हमारे पास एक्स का वैल्यू 2 है, वाई का 2 है, ठीक है। ये यहाँ पे आया पॉइंट, एक्स का 3 है, वाई का 3 है, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट है, यहाँ पे आया एक्स का 4 है, वाई का 4 है। इस तरह से हमारे पास एक ग्राफ जब हम ड्रा करते हैं, एक ही लाइन में आते हैं। जो पॉइंट्स एक ही लाइन में आते हैं उनको हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स, आपको पता होगा, ठीक है, अगर आपने जियोमेट्री पढ़ी होगी, जो है 7th क्लास में आता है, 7th 8th क्लास में। तो एक ही लाइन में जब ये पॉइंट्स आते हैं, इनको हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। और हमारे पास एक डायरेक्ट लाइन बन जाती है, इसको हम कहते हैं परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन। स्लोप ऊपर की तरफ है कि नहीं, और ये जो पॉइंट्स हैं ये एक ही लाइन में आते हैं, ये जो स्कैटर्ड पॉइंट्स हैं एक ही लाइन में आते हैं, इसको हम कहते हैं परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन। और इस यहाँ पे आर का वैल्यू एग्जैक्टली +1 होता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। अच्छा, अब जो आपके पॉइंट्स हैं, अगर ये इस तरह से आते हैं, एक ही लाइन में आते हैं, लेकिन ये डाउनवर्ड स्लोप में आते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, आपके पास यहाँ पे पॉइंट्स आ गए, ये डाउनवर्ड में आते हैं, लेकिन एक ही लाइन में, ये भी कॉलिनियर पॉइंट्स है, लेकिन इनका स्लोप जो है वो डाउनवर्ड्स आ जाता है। इसको हम कहते हैं परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। तो परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास आर का जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली -1 होता है, ठीक है। अगर एक ही लाइन में पॉइंट्स आते हैं, सभी स्कैटर्ड पॉइंट्स, तो इसको हम कहते हैं परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन। अगर इसका स्लोप अपवर्ड्स हो, तो एक ही लाइन में आते हैं पॉइंट्स, तो इसको हम कहते हैं परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर एक लाइन में ना आते हो, स्कैटर्ड हो, तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर स्कैटर्ड हो लेकिन एक ही लाइन में नहीं आते हो, डाउनवर्ड स्लोप हो, तो उसको हम कहते हैं
नेगेटिव कोरिलेशन। क्लियर। अच्छा, अगर अब आपके पॉइंट्स जो आपके पास x के पॉइंट्स होंगे, y के पॉइंट्स होंगे, ठीक है, इस तरह से हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना। अगर आपको हमने कोऑर्डिनेट्स देखे होंगे, x का एक वैल्यू होता है, y का एक वैल्यू होता है, उसी तरह से हम पॉइंट्स ड्रा करते हैं x y एक्सिस में, इस ग्राफ में, ठीक है। तो ये पॉइंट्स अगर इस तरह से ड्रा हो गए, ठीक है, इनका कोई पैटर्न ही नहीं बनता, इनका कोई जो है रिदम ही नहीं बनता है, इसमें आप लाइन कहाँ से ड्रा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपके पास इस तरह का कोई पैटर्न जनरेट होता है स्कैटर्ड डायग्राम में, ठीक है, ये जो पॉइंट्स आप ड्रा करते हैं, इस तरह का कोई पैटर्न बनता है, तो यहाँ पे आप कोई कंक्लूजन ही नहीं ड्रा करते हैं कि लाइन का स्लोप डाउनवर्ड्स है, लाइन का स्लोप अपवर्ड्स है, तो यहाँ पे कोई कंक्लूजन नहीं लिया जा सकता है, तो इसको हम कहते हैं नो कोरिलेशन। ठीक है, मैंने आपको पहले ही भी बताया कि ये जो स्कैटर डायग्राम है, ये हमारे पास एक अंदाज करने का तरीका है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट वैल्यूज जो है नहीं आते, हम एक अंदाज़ा लगाते हैं। तो इस तरह का कोई जो आपके पास स्कैटर डायग्राम बनता है, इसको हम कहते हैं नो कोरिलेशन। यहाँ पे आर का वैल्यू जो होता है वो 0 होता है। क्लियर। अब हम देखेंगे मेरिट्स एंड डिमेरिट्स क्या है इसके। देख लीजिए, यहाँ पे अगर हम देखेंगे इसके मेरिट्स क्या है, इजी टू ड्रॉ, आपने भी स्कैटर डायग्राम बना दी, बड़ा आसान तरीका है, ठीक है। पॉइंट्स आपको एक्स के और वाई के पता होने चाहिए, इनके कोऑर्डिनेट्स, तो आप ड्रा कर सकते हैं एक्स एंड वाई के पॉइंट्स को, ठीक है। एक डायग्राम सिंपल सी एक ग्राफ बनानी है आपको, तो बड़ा ईजी है इसको ड्रॉ करना। नॉट अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज़, इनके वैल्यूज़ कितने भी बड़े क्यों ना हो, ज़्यादा इस पर फ़र्क नहीं पड़ता है, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। नेक्स्ट गिव्स क्लियर विजुअल ऑफ प्रोपोर्शनल चेंज, हम यहाँ पे एक हमारे पास एक विजुअल आता है प्रोपोर्शनल चेंज का, जैसे कि हमारे पास जो कॉलिनियर पॉइंट्स आया, यहाँ पे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट कहाँ पे होगा, ठीक है, क्योंकि वो इसी लाइन पे जो है पड़ेगा, वो जो नेक्स्ट पॉइंट है। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोपोर्शनल चेंज का जो है वो एक अच्छा विजुअल दिख जाता है। लेकिन डिमेरिट्स क्या है इसके, रिजल्ट्स आर नॉट इन न्यूमेरिक टर्म्स, ठीक है, हमारे पास जो रिजल्ट्स आते हैं वो न्यूमेरिक फॉर्म में नहीं होते हैं, हमारे पास कोई कंक्रीट वैल्यू नहीं आते हैं, हम खाली अंदाज़ा लगा सकते हैं। गिव्स रफ आइडिया ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, यहाँ पे हमारे पास एग्जैक्ट कंक्लूजन नहीं मिलता है, बल्कि हम एक रफ आइडिया लगाते हैं कि इनके दरमियान किस तरह का रिलेशनशिप हो सकता है। डायरेक्शन ऑफ कॉजेशन इज़ नॉट इंडिकेटेड, और हमें पता नहीं है कि कॉजेशन का डायरेक्शन क्या है, यानी कि कौन जो है वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को इफेक्ट करता है, ठीक है, किस वेरिएबल की वजह से दूसरे वेरिएबल पे इफेक्ट पड़ता है। हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। डिपेंडेंट जो दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड करता है, इंडिपेंडेंट जो दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करता है। और यहाँ पे कोई आइडिया नहीं मिलता है हमें कि कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसी तरह से कैन नॉट बी यूज्ड फॉर मोर देन 2 वेरिएबल्स, इसको 2 से ज़ायद वेरिएबल्स के लिए ड्रा नहीं कर सकते। यहाँ पे आपके पास x है, y है, तो हमने एक पेपर पे ड्रा कर दिया इन पॉइंट्स को, लेकिन अगर आपके पास तीसरा एक्सिस हो, z एक्सिस, तो कहाँ पे ड्रा करेंगे आप पॉइंट्स को। इसलिए खाली 2 वेरिएबल्स तक ही ये महदूद है, 2 वेरिएबल्स तक हम स्कैटर डायग्राम को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इनमें से कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन, इसलिए ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद आता है हमारे पास दूसरा मेथड, जिसको हम कहते हैं कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कार्ल पियर्सन ने पहली बार 1890 में ये कॉन्सेप्ट दिया था कि हम किस तरह से कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए उसने बहुत सारे फार्मूलाज दिए और बाद में उनको मॉड्यूलेट भी किया गया, चेंज भी किया, उन फार्मूलाज को डिफरेंट फॉर्म में बना दी गई। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, तो इसलिए इसका डिस्कशन करना ज़रूरी है। ये जो हमारे पास कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, एक्चुअल में तो ये कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ही है, लेकिन कार्ल पियर्सन ने इसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया, पहली बार भी इसी ने स्टार्ट किया, तो इसलिए इसको कहते हैं कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कभी कभी इसको कहते हैं प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन भी, या इसको कभी कभी सिंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी कहते हैं। तीनों में से कोई भी नाम पूछा जाए, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, तीनों एक ही है, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन, या सिंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट। क्लियर। चलिए, इसके लिए इन्होंने क्या फॉर्मूला दिया देख लीजिए। इन्होंने फॉर्मूला दिया कोएफिशिएंट निकालने के लिए, ये जो हमारे पास आर है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूला से, समेशन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई n मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे मैंने जो स्टार लिखा है इसका मतलब है मल्टीप्लाइड बाई स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x मल्टीप्लाइड बाई स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ये इसका हम फॉर्मूला 1 रखेंगे नाम, या इक्वेशन 1 याद रखेंगे। चलिए, समेशन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई n इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y, सिंपल। अच्छा, ये जो x है यहाँ पे स्मॉल x,
ये स्मॉल x जो है ये हमारे पास मीन डिविएशन है। मीन डिविएशन यानी कि मीन और एक्चुअल वैल्यू में क्या कितना अंतर आता है, कितना फ़र्क आता है, उसको हम स्मॉल x से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास जो x का वैल्यू है माइनस करेंगे उसमें से मीन का वैल्यू, जो हमारे पास सीरीज़ का मीन आता है, तो इसको हम कहते हैं मीन डिविएशन ऑफ x। इसी तरह y जो हमारे पास है, y का वैल्यू क्या है, ठीक है, उसमें से y का मीन जो है वो माइनस करेंगे, कैपिटल Y है, ठीक है, तो ये बनता है हमारे पास मीन डिविएशन ऑफ y। ये हमारे पास यहाँ पे स्मॉल x और स्मॉल y रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हमारे पास n जो है, n यहाँ पे हमें बताता है कितने पेयर्स हुए, क्योंकि यहाँ पे x वेरिएबल है और y वेरिएबल है, इसकी ये सीरीज़ भी है, ये सीरीज़ भी है। हम यहाँ पे पेयर्स में इसको काउंट करते हैं, यानी कि जितने x के वैल्यूज़ होंगे उतने y के वैल्यूज़ होंगे, इसलिए हम इसको कंसिडर करते हैं पेयर्स, ठीक है। अगर इसमें 15 होंगे तो इसमें भी 15 वैल्यूज़ होंगे, 15 आइटम्स होंगे, तो हम कहेंगे 15 पेयर्स है। ये n जो रिप्रेजेंट करता है ये पेयर्स रिप्रेजेंट करता है, कितने पेयर्स ऑफ आइटम्स है। अच्छा, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x किसके बराबर होता है? आप बोलेंगे सर हमने तो ये सुना ही नहीं। स्टैंडर्ड डिविएशन जो आपका रहता है वो रहता है समेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ x स्क्वायर डिवाइड बाई n। एक्स स्क्वायर तो अब आपको पता ही होगा, वो है मीन डिविएशन का स्क्वायर, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y जो होता है वो होता है हमारे पास अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ y स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। क्लियर? ये है हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y। लेकिन ये y स्मॉल है, याद रखियो, ये y जो स्मॉल है इसका मतलब है ये है मीन डिविएशन ऑफ y का स्क्वायर, उसी का समेशन निकालना है हमें और डिवाइड करना है n से, रूट निकाल के आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन आ सकता है। ये जो फॉर्मूला से आगे लेंथी होती जाएंगे, इसलिए मैंने आपको कहा आपको इसमें से क्वेश्चन आने के, न्यूमेरिकल पार्ट में से क्वेश्चन आने के बहुत कम चांसेस है, और जहाँ जहाँ क्वेश्चन आने के चांसेस हैं वो हम डिस्कस करेंगे ज़रूर, ठीक है। और एन मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये हमारे पास पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। देख लीजिए, हमने जो ऊपर फॉर्मूला लिखी थी, अगर आपको याद होगा, बड़ी सिंपल सी फॉर्मूला है, R इज इक्वल टू रिलेशनशिप ऑफ कोफिशिएंट, ठीक है, यहाँ कार्ल पियर्सन रिलेशनशिप ऑफ कोफिशिएंट, ये हमारे पास है एक्स वाई डिवाइडेड बाई समेशन डिवाइड बाई एन इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई। ये थी ना सिंपल सी फॉर्मूला है, इसको आपने याद रखना है। देख लीजिए, अब ये जो हमारे पास x है, स्मॉल x, ये हमारे पास है x माइनस एक्स बार, तो यहाँ पे x के बदले में ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ, और y मेरे पास है y माइनस वाई बार, उसके बदले में ये पुट कर सकता हूँ। मेरे पास और एक सूरत बनी इस इक्वेशन की, ठीक है। अगर आपके पास डायरेक्टली स्मॉल x स्मॉल y नहीं दिया गया है, आपके पास वैल्यूज़ दिए गए हैं, आपके पास मीन दिया गया है, तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत लेंथी जाएगा, नहीं आ सकता इस पर न्यूमेरिकल, मैं बताऊंगा जहाँ जहाँ इसमें न्यूमेरिकल आने के चांसेस है। चलिए, अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है, देख लीजिए, ये जो अब यहाँ पे ध्यान रखना है आप, ये जो है मीन डिविएशन ऑफ एक्स एंड वाई का समेशन डिवाइडेड बाय एन, इसको हम कहते हैं कोवेरियंस, ठीक है। कोवेरियंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कोवेरियंस जो हमारे पास है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं COV ऑफ एक्स एंड वाई, यानी कि एक्स और वाई किस तरह से एक दूसरे पे इफेक्ट डालते हैं, उसको हम कहते हैं कोवेरियंस। तो कोवेरियंस हमारे पास है समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू समेशन ऑफ वाई माइनस वाई बार, यानी कि मीन डिविएशन ऑफ एक्स इंटू मीन डिविएशन ऑफ वाई का समेशन डिवाइड बाई एन, ये हमारे पास होता है कोवेरियंस के बराबर। कोवेरियंस किसके बराबर होता है? समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई एन। तो आप देख लीजिए, ये जो मेरे पास ये पार्ट है, इसके बदले में कोवेरियंस लिख सकता हूँ। तो कोवेरियंस यहाँ पे मैंने लिखा, नीचे हमारे पास क्या बचा? स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई। तो आपके पास और एक फॉर्मूला यहाँ पे बनी, इस सूरत में भी आपके पास फॉर्मूला हो सकती है, ठीक है। R इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई। अगर आपके पास कोवेरियंस दिया गया है, स्टैंडर्ड डिविएशन दिया गया है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई दिया गया है, तो आप कोरिलेशन कोएफिशिएंट आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपल से डिवीजन से, सिंपल में डिवीजन करके, ठीक है। तो ये है आपके पास एक फॉर्मूला, इसमें से डायरेक्टली वैल्यूज दिए गए हैं, डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर लीजिए और यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ये जो हमने फॉर्मूला लिखी है, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, ये हमने ऑलरेडी लिखा, डिवाइडेड बाय, आप देख लीजिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, एन इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई, ठीक है। देख लीजिए, ये हमारे पास x माइनस एक्स बार का स्क्वायर है, ठीक है,
समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार, आपको पता है मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का जो समेशन है इसका स्क्वायर करना है, डिवाइड बाय करना है एन, ठीक है, ये अंडर रूट के अंदर है, ठीक है। अब देख लीजिए ये इसी तरह स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई, वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर, ठीक है, इसका समेशन निकाल के डिवाइड बाय एन है, जो हमने ऊपर लिखा था। यहाँ पे भी अंडर रूट में है हमारे पास, वहाँ पे भी हमारे पास अंडर रूट में एन है, यहाँ पे भी अंडर रूट ऑफ एन है, ठीक है। अब देख लीजिए अगर मैं इनका कॉमन रूट लूँ, यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास एन मल्टीपल में है, मैं यहाँ पे एक बार आपको दिखाता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन हो जाए दूर, ठीक है। आप देख लीजिए यहाँ पे, देख लीजिए यहाँ पे मेरे पास ये पोर्शन है डिवाइडेड बाय एन है, ठीक है। इस स्टैंडर्ड डिविएशन को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय एन, लेकिन एक्स स्क्वायर कौन सा एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस एक्स बार डिवाइड बाय एन, ठीक है। समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, यहाँ पे वाई के बदले वाई माइनस वाई बार सब्स्टिट्यूट करना है, फिर समेशन का स्क्वायर निकालना है डिवाइड बाई एन। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, जरा यहाँ पे आप ध्यान रखिए, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है, इंटू वाई माइनस वाई बार, ठीक है, डिवाइडेड बाई, सॉरी गिव मी 1 सेकेंड, डिवाइडेड बाई, ठीक है। अब ये n इसी तरह है तो इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। इसी तरह मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ y माइनस वाई बार का समेशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, ठीक है। इसका भी रूट है, ये दोनों में रूट कॉमन लूँगा तो ये मेरे पास n बन जाएगा, ठीक है। इस n को मैं देख लीजिए, ये मेरे पास एन स्क्वायर बन जाएगा, एन स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ठीक है, डिवीजन में बाहर आ जाएगा, तो ये एन और ये एन गया। आप देख लीजिए यही मुझे आपको यहाँ पे दिखाना था, ठीक है, किस तरह से यहाँ पे फॉर्मूला बनता है ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो जाए। तो ये एन जब गया तो आपके पास ये बनता है, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर इंटू समेशन ऑफ वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से भी ये फॉर्मूला आप लिख सकते हैं। और देख लीजिए, या तो आप इसको डायरेक्टली एक्स स्मॉल एक्स लिख सकते हैं, इसको स्मॉल वाई लिख सकते हैं, इसको स्मॉल एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको स्मॉल वाई लिख सकते हैं। ये आपको मैंने ऑलरेडी बताया, क्योंकि स्मॉल एक्स रिप्रेजेंट करता है मीन डिवीजन, स्मॉल वाई रिप्रेजेंट करता है मीन डिवीजन ऑफ वाई, तो इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये 5 फार्मूलाज आपने याद रखने हैं, इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आप इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इक्वेशन नंबर 5 इसको अच्छी तरह से याद रखिए, इक्वेशन नंबर 3 जो है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 जो इंपॉर्टेंट है, और इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 4 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको मुश्किल भी हो जाएगा याद रखना, लेकिन वैसे ज़्यादा मुश्किल नहीं है अगर आप इसको खाली याद रखेंगे इस तरह से, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है। इनका भी समेशन निकालना है अंदर, लेकिन स्क्वायर करके। चलिए, ये थी हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज जो कार्ल पियर्सन ने दिए थे, और हमने उनको मॉड्यूलेट करके कुछ और फॉर्मूलाज में चेंज किया है, ठीक है। अच्छा, ये जो हमारे पास कार्ल पियर्सन फॉर्मूला हमने ऊपर पढ़ी, उसके बहुत सारे फॉर्म्स पढ़े। अच्छा, इसको हम कभी कभी इससे हम क्या करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। कार्ल पियर्सन को कोएफिशिएंट को हम क्या दूसरा नाम देते हैं, सिंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ठीक है, या प्रोडक्ट मूवमेंट भी कहते हैं हम इसको कैलकुलेट करने के हमारे पास कार्ल पियर्सन के ही तरीके से 4 मेथड्स है। एक है एक्चुअल मीन मेथड, जो मैंने आपको ऊपर दिखाया है, एक्चुअल मीन ही हम उसको इसमें यूज़ करते हैं। दूसरा हमारे पास है शॉर्टकट मेथड, जिसको हम डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं, ठीक है, इसको हम कभी कभी शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं। तीसरा हमारे पास एज्यूम्ड मीन मेथड, और चौथा हमारे पास है स्टैंडर्ड डिविएशन मेथड। ये यहाँ पे हम खाली एक्चुअल मीन मेथड को ही डिस्कस करेंगे, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मैंने ऊपर उसके फॉर्मूलाज आप ऑलरेडी आपको पता है। ये जो बाकी 3 है इनको हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, और अगर इनमें से क्वेश्चन आएगा भी वो बहुत लेंथी होगा, और आपके पास उतने ऐसे क्वेश्चन आने के बहुत कम चांसेस हैं, आने के चांसेस क्या नहीं आ जाएंगे इसमें से क्वेश्चन। चलिए, इसमें से हम एक एग्जाम्पल करेंगे, इस किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, देख लीजिए जो हमने ऊपर एग्जाम्पल्स किए हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग कंप्यूट द प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन। प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन यानी कि हमने जो अभी पढ़ा कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट, वही आपने कैलकुलेट करना है, किसके दरमियान x1 एंड y के दरमियान। देख लीजिए, नंबर ऑफ आइटम्स हमारे पास इसमें 15 दिए गए हैं, इसमें भी 15 दिए गए हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कितने पेयर्स हैं यहाँ पे, 15 पेयर्स, ठीक है। n आपके पास 15 बन गया। स्क्वायर ऑफ डिविएशन फ्रॉम मीन, डिविएशन फ्रॉम मीन यानी कि x माइनस एक्स बार, ठीक है,
एक्स माइनस एक्स बार, इसको हम कहते हैं डिविएशन फ्रॉम मीन। इसका स्क्वायर हम निकालेंगे तो वो हमारे पास है 136 एंड 138। ठीक है, इसके बाद और हमें क्या दिया गया है, अर्थमेटिक मीन आपके पास दिया गया है एक्स सीरीज का और वाई सीरीज का आपके पास अर्थमेटिक मीन दिया गया है। साथ ही साथ आपको क्या दिया गया है, समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डिविएशंस, समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डिविएशंस। आपके पास ये डिविएशन है एक्स का, ये डिविएशन है वाई का, इनका समेशन आपको दिया गया है, वो किसके बराबर है, 122 के बराबर। ये तीन चीज़ें दी गई है आपको, जरा देख लीजिए आप सोल्यूशन में। एक्स आपके पास समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर दिया गया है, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर 138 दिया गया है। ठीक है, ये हमारे पास 136 एंड 138 दिया गया है। इसके बाद आपके पास समेशन ऑफ एक्स एंड वाई दिया गया है। ठीक है, समेशन ऑफ एक्स एंड वाई दिया गया है आपको, तो वो आपके पास है 122। तीनों चीज़ें आपके पास दी गई हैं। अब आपने यहाँ पे आइडिया लगाना कि मुझे कौन सी फॉर्मूला लगानी है। ठीक है, ज़रा देखें, अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताई, अभी ये आपके पास फॉर्मूला मैंने बताई। ठीक है, आपने देखना है कि मुझे कौन सी फॉर्मूला यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगी। हालांकि मैं बार बार कह रहा हूँ, इसमें जो न्यूमेरिकल्स है वो बड़ी आसान न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे, इसमें बहुत ज़्यादा टफ न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, क्योंकि इन्होंने सिलेबस में मेंशन किया है कि कॉन्सेप्ट और एप्लीकेशंस में ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे। देख लीजिए, समेशन ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू समेशन ऑफ वाई स्क्वायर। तीनों चीज़ें हमारे पास हैं, इसी फॉर्मूला को हम यूज़ करके यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। समेशन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू समेशन ऑफ वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। समेशन ऑफ एक्स वाई हमारे पास 122 दिया गया है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ समेशन ऑफ मीन डिविएशंस। ठीक है, और डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ मीन डिविएशन ऑफ एक्स का स्क्वायर, समेशन ऑफ मीन डिविएशन ऑफ वाई का स्क्वायर। ये भी हमारे पास दिए गए हैं। 122 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 136 इंटू 138। ठीक है, ये आपके पास आता है 122 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 18768। आप पूछेंगे सर ऐसे कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे जो क्वेश्चंस आ जाएंगे आपको, जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना, वो बिल्कुल आसान न्यूमेरिक पे आ जाएंगे, बिल्कुल आसान कैलकुलेशंस होंगे उनमें टफ कैलकुलेशंस नहीं होंगे। मैं यहाँ पे एग्जांपल्स आपको दिखा रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, लेकिन आपका जो एग्जाम में पूछा जाएगा ना वो बिल्कुल आसान होगा, उसमें कैलकुलेशंस बिल्कुल ईजी हो जाएंगे, जिनमें कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 122 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 18786 जो हमारे पास है वो है 122 डिवाइड बाई 136.996। तो ये हमारे पास कैलकुलेट करके आ जाता है 0.891। ठीक है, तो 0.891 आपके पास कोरिलेशन कोएफिशिएंट आया, और वो भी पॉजिटिव में। अब आपको पता है कि पॉजिटिव कोरिलेशन है, लेकिन किस हद की, किस लेवल की, किस डिग्री की कोरिलेशन है वो हमें पता चलेगा बाहर से। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बताया कि 0.25 से 0.75 और 0.75 से 0.9 तक जो हमारे पास है, इसको हम कहते हैं फेयरली हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। क्या कहते हैं हम इसको, फेयरली हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, अगर 9 से ज़्यादा होता तो हम कहते हैं वेरी हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। आपके पास फेयरली हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन हो सकता है, सिग्निफिकेंटली हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन हो सकता है, या सफिशेंटली हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन हो सकता है। तो तीनों में से आप किसी को भी टिक कर सकते हैं। ठीक है, कीवर्ड जो आपने याद रखना है वो है हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसमें जो एप्लीकेशंस हैं और कुछ चीज़ें हैं वो हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम रिग्रेशन को भी साथ साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये जो हमारा जो सिलेबस लेते हैं, कुछ ही टॉपिक्स में हम इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। प्लीज़ इस टॉपिक को आप अच्छी तरह से जो है रिवाइज़ कर लीजिए, और अगर आपको कहीं पे समझ नहीं आता है तो दोबारा वीडियो देख के आप इसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है। चलिए आज यहाँ पे ही हम ख़त्म करते हैं आज का लेक्चर। अच्छी तरह से अपना ख्याल रख लीजिएगा, अपने पेरेंट्स का ख्याल रख लीजिएगा। ठीक है, और हाँ, एक चीज़ आप ना भूलें कि आप साथ साथ जो है इसके जो MCQs वगैरह है वो आप ले सकते हैं, इंटरनेट वगैरह पे आपको अवेलेबल है। मार्केट के बुक्स में मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि कल भी किसी स्टूडेंट ने जो हमारे फेसबुक पेज पे शेयर किया था कुछ, कि सर ने यहाँ पे कुछ बताया है इंडेक्स नंबर्स में, लेकिन बुक में कुछ अलग है। फिर मैंने उसको बताया है कि मैंने 2-3 स्टूडेंट्स को ऑलरेडी बताया हुआ कि उस बुक में करेक्शन है, मेरे नोट्स में करेक्शन नहीं है। मैंने क्रॉस चेक किया बहुत सारे सोर्सेज से, मेरी जो है नोट्स में बिल्कुल करेक्शन नहीं है, वो करेक्शन उस बुक में है। ठीक है,
तो इसलिए मैं मार्केट की बुक्स को रिकमेंड ज़्यादा नहीं करता हूँ, लेकिन इंटरनेट पे आपको अवेलेबल है बहुत सारे MCQs वगैरह, आप ट्राई कर सकते हैं जब तक मैं आपके लिए क्वेश्चन बैंक ना लेके आऊँ। ठीक है, चलिए ख्याल रख लीजिएगा, यहाँ पे इजाज़त लेते हैं बाय।